नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में साई गुरुकुल में। आज हम पढ़ने वाले हैं ई मित्र का टॉपिक, यानी राजस्थान में नागरिक सेवा तक पहुंच। ये ई मित्र से जुड़ा हुआ चैप्टर है पूरा। आप सब लोग जानते हो आजकल आम जो सरकारी व्यवस्था है, सरकारी सुविधा है, वो आम नागरिक तक पहुंच गई है ई मित्र के जरिए। और आज हम पढ़ने वाले ई मित्र को किस प्रकार से आप अपने घर बैठे यूज कर सकते हो। राजस्थान सरकार ने सिंगल लॉगिन इंटरफेस के माध्यम से नागरिकों के सभी विभागों की ई सेवाएं आम जन तक पहुंचाने को सरल तरीके से पेश किया है, जिसे एसएसओ यानी सिंगल साइन ऑन सुविधा के नाम से जाना जाता है। यानी राजस्थान सरकार ने एक व्यवस्था की है जिससे आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट में जहां भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है या कोई भी आपको एप्लीकेशन देनी है, आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में भटकने की जरूरत नहीं। आपको सारे डिपार्टमेंट का एक ही जगह पे सिंगल साइन ऑन सुविधा यानी एसएसओ का पूरा नाम है सिंगल साइन ऑन सुविधा दी है, जिससे कि आप एक जगह से सारी सेवाओं का लाभ ले सके। इसी सेवा को एसएसओ यानी सिंगल साइन ऑन फैसिलिटी कहा जाता है। एसएसओ में सबसे बड़ा फायदा ये है कि जहां पहले आपको अलग अलग डिपार्टमेंटों से अलग अलग लॉगिन आईडी पासवर्ड लेना पड़ता था उनकी सेवाओं का लाभ लेने के लिए, वहीं आपको अलग अलग अब आईडी पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं। आपको सारे डिपार्टमेंट के जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है उनका सभी का एक ही पोर्टफोलियो मिल जाएगा, पोर्टल मिल जाएगा, जो है ई मित्र का एसएसओ सर्विस। यानी आपको अब एक आईडी पासवर्ड याद रखना पड़ेगा। पहले बहुत सारे आईडी पासवर्ड हर डिपार्टमेंट के रखने पड़ते थे, अब सिंगल आईडी पासवर्ड से आप सारी सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। सिंप्लीफाइड इसको कर दिया, काफ़ी सरल, परेशानी मुक्त यानी हैसल फ्री आप इनका लाभ ले सकते हैं। और इसके अलावा ये सरकार को अपने विभागों को अधिक जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी और पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, निगरानी के लिए भी सक्षम बनाता है। तो सिंगल साइन ऑन का क्या प्रयोजन है वो देखिए। इसका जो प्रयोजन है यानी इसका खास जो उद्देश्य है वो ये है कि एक व्यक्ति एक पहचान, यानी राज्य के प्रत्येक निवासी के लिए मैप किए गए डेटा सेट और दस्तावेज के आधार पर ये काम करता है। और सारी सर्विस प्राप्त करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स और हलफनामाओं की अलग अलग जगह पे अलग अलग जरूरत नहीं है। अब जो भी इस एसएसओ सर्विस का लाभ उठाना चाहते हैं, अब उनको केवल एक एसएसओ आईडी बनाने की ज़रूरत है। अगर आपकी एसएसओ आईडी बन गई है तो आप सारी सेवाओं का लाभ एक ही विंडो पे उठा सकते हैं, आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं। मेन फ़ायदा इसमें यह है कि जहां आप ई मित्र से सर्विस लेते हैं, जहां आपको हर सेवा का लाभ लेने के लिए बार बार पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करवाने पड़ते हैं, जैसे आधार कार्ड या विशेष एफिडेविट है, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में देने पड़ते थे। वहीं पे अगर आपने एसएसओ आईडी बना रखी है तो आपको एक बार जब आप एसएसओ आईडी बनाओगे तो वो जो डॉक्यूमेंट है, जो एफिडेविट है, वो आपको अपलोड करने हैं, वो स्टोर रहेंगे और हर सेवा में आपको बार बार अलग से डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं, वही डॉक्यूमेंट आपके बार बार काम आ जाएंगे। ये इसका मुख्य फायदा है कि आपको बार बार डॉक्यूमेंट लेके घूमने की जरूरत नहीं है और आप घर बैठे अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से कोई भी ये नागरिक संबंधी सेवाएं आप ले सकते हो। आपको ई मित्र पे जाना नहीं पड़ेगा, एक तरह से आपका घर बैठे ई मित्र ही हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले इसको कैसे बनाएंगे वो है इंपॉर्टेंट, यानी आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड कैसे बनाएंगे। तो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाने के लिए आपको जो भी आधार लिंक कराना पड़ेगा, इसको आधार या भामाशाह कार्ड या फेसबुक आईडी से भी आप इसका लॉगिन आईडी पासवर्ड बना सकते हो। एक बार आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड बना दिया जो आपका आधार से लिंक्ड होगा, आपको ओटीपी आएगा, उसके बाद वेरीफाई हो जाए, उसके बाद आप ये सारी सरकारी सेवाओं का लाभ जैसे ई मित्र पे लेते हैं वैसे ही आप घर बैठे अपने कंप्यूटर या मोबाइल या अपने लैपटॉप से आप ई मित्र की सेवाओं का लाभ ले सकते हो। आपको जब भी काम है बार बार आपको डॉक्यूमेंट वगैरह देने की जरूरत नहीं, ठीक है, आपका आधार से सत्यापित हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें लॉगिन करने के बाद आपने आईडी पासवर्ड आपको बनाना है तो 3 टाइप से लॉगिन होता है, यानी 3 टाइप के लोग इसको लॉगिन कर सकते हैं। पहले प्रकार के हैं आम नागरिक, यानी नॉर्मल जो सिटीजन्स है, ठीक है, सिटीजन लॉगिन होता है आम नागरिकों का। दूसरा जो लॉगिन होता है वो बिजनेस के लिए होता है, यानी व्यापारी लोग हैं, अपने सर्विसेज लेने के लिए अपने बिजनेस का भी एसएसओ बना सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कर्मचारी लोग हैं, वो भी अपनी विभिन्न सर्विस गवर्नमेंट से प्राप्त करने के लिए इसका एसएसओ आईडी गवर्नमेंट आईडी पोर्टल के अंदर बना सकते हैं। जहां आम नागरिक आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड से अपना ये आईडी पासवर्ड बना सकते हैं, वही जो उद्योग वाले हैं यानी बिजनेस वाले हैं, उन्हें उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए उद्योग आधार का ज़रूरत होगी। उद्योग आधार या फिर जो बिजनेस रजिस्टर्ड नंबर है उसका उपयोग करके वो इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। वहीं जहाँ सरकारी कर्मचारी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो अपना एम्प्लॉय आईडी या SIPF उपयोग करता आईडी से उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वे अपना एसएसओ आईडी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें बार बार वे अपना उपयोग कर सकते हैं कोई भी सरकारी सेवा को लेने के लिए। आम नागरिक से तात्पर्य आप सब स्टूडेंट भी उसमें आते हो, कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बींग आता है आम नागरिक में। अब हम पढ़ेंगे कि आप इन एसएसओ आईडी से
क्या क्या सेवाएं ले सकते हो, यानी जो ई मित्र पे आपको सेवाएं मिलती है उसमें आप क्या क्या अपने घर बैठे ले सकते हो। तो सबसे पहली सेवा है मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन, एप्लीकेशन फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो आप अपना जो मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना चाहो तो उसका भी आवेदन आप इसी SSO ID की मदद से कर सकते हो कि आपको अपना मूल निवास बन जाए। ठीक है। दूसरी जो सेवा है, प्रमुख सेवा है, वो है रोजगार विभाग में पंजीयन, यानी रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। आप रोजगार हेतु आवेदन भी इस डिपार्टमेंट में कर सकते हो SSO ID के माध्यम से। अब देखिए, रोजगार पंजीकरण में दो टाइप के होते हैं लॉगिन, दो टाइप के लोग रजिस्टर करते हैं। एक वे जो एम्प्लॉय है और एक वे जो एम्प्लॉयर है। यानी एम्प्लॉयर का मतलब ये होता है कि नौकरी देने वाला, जिसके पास रोजगार है, वे लोग भी अपना इसमें पंजीकरण करेंगे। ठीक है, अपना प्रोफाइल बनाएंगे। और जो जॉब सीकर्स है, यानी आप स्टूडेंट अगर आवेदन करते हो तो आप जॉब सीकर्स हो जो नौकरी के रोजगार की तलाश में है, तो दोनों का इसमें पंजीकरण होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में। ठीक है। तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल पेमेंट। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल पेमेंट में आप अपने घर के लाइट का बिल यानी बिजली का बिल आप ई मित्र के माध्यम से या अपनी SSO ID के माध्यम से भर सकते हो। पानी का बिल है वो भी जलदाय विभाग को आप अपनी SSO ID के माध्यम से भर सकते हो। अगर आप लाइट का बिल भरना चाहते हो यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको के नंबर चाहिए। जो आपके लाइट का जो बिल होता है उस पर के नंबर लिखा हुआ होता है, उस के नंबर से आप उसका के नंबर आपके लाइट के बिल से उसमें टाइप करके आपका बिल कितना अमाउंट है वो आप पता कर सकते हो। फिर उतने बिल का भुगतान आप भले अपने डेबिट कार्ड से भरो या क्रेडिट कार्ड से भरो, आप उसको पेमेंट कर सकते हो और उसके बाद उसकी रिसिप्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। इसके अलावा जो SSO ID का प्रमुख कार्य है वो आप कोई भी यूनिवर्सिटी यानी आपके कॉलेज की फ़ीस वो भी आप इस SSO ID के माध्यम से भर सकते हो। यानी कोई भी विश्वविद्यालय में जो एडमिशन शुल्क भरना है या किसी भी प्रकार की फ़ीस भरनी है तो आपके पास जो SSO ID है उससे आप घर बैठे अपना फ़ीस या शुल्क जमा करवा सकते हो। इसके अलावा इसमें एक पोर्टल होता है जन सूचना पोर्टल। ठीक है, SSO ID में जो जन सूचना पोर्टल होता है यह एक तरह का पहला प्रयास है जिसमें सरकार द्वारा वार्ड पंचायत में क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध करवाई जाएगी है। यह सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(2) को क्रियान्वित करता है। प्रत्येक लोक अधिकारी का यह निरंतर प्रयास होगा कि वह इस धारा के अनुसार स्व प्रेरणा से जनता को नियमित अंतरालों पर सूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से जिनके इंटरनेट पर भी अधिक सूचना उपलब्ध कराने का उपाय करें जिससे जनता को सूचना प्राप्त करने में अविलंब समय लगे। ठीक है, मतलब इसमें जो भी सरकारी सूचना होती है वो आपको अविलंब पहुंचाई जाती है जन सूचना पोर्टल के माध्यम से। इसमें बहुत सारे विभाग रजिस्टर्ड है और उनकी बहुत सारी सेवाएं रजिस्टर्ड है जिसकी आप जानकारी ले सकते हो। जैसे ग्रामीण विकास एवं पंचायती विभाग, इसमें आप नरेगा श्रमिक की जानकारी ले सकते हो। खुले में शौच मुक्त लाभार्थियों की जानकारी ले सकते हो कि किन किन लाभार्थियों को शौचालय का लाभ मिला है। ठीक है, पंचायत संस्थाओं में विकास कार्यों की आप जानकारी ले सकते हो। जैसे चिकित्सा स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है, यहाँ पे निःशुल्क दवा और जांच योजनाओं की आप जानकारी ले सकते हो। आयुष्मान भारत की योजना की जानकारी ले सकते हो। सूचना के अधिकार की जानकारी ले सकते हो। तो ऐसे कई सुविधाएं हैं जी। ठीक है, जैसे ज़मीन की नकल है, पट्टे की कॉपी है, श्रमिक कार्ड की जानकारी है, ऐसी बहुत सारी जानकारी इसमें दी हुई है सूचना में। कम से कम 44 जानकारी है, 44 जानकारी जो अलग अलग 23 डिपार्टमेंट से आप 44 प्रकार की अलग अलग जानकारियाँ इसके माध्यम से आप ले सकते हो। ठीक है, अब है राजस्थान संपर्क पोर्टल। अगला बिंदु अपना संपर्क पोर्टल। संपर्क पोर्टल वह पोर्टल है जहाँ आप किसी भी विभाग की सरकार को शिकायत करना चाहो तो आप सीधे गवर्नमेंट को शिकायत कर सकते हो, आपकी शिकायत दर्ज करवा सकते हो, जो संपर्क पोर्टल पे आपकी शिकायत हो जाएगी। आप इसको ऑनलाइन भी करा सकते हो, आप इसके हेल्पलाइन नंबर है उधर से भी करा सकते हो। ठीक है, संपर्क पोर्टल में आप जो भी शिकायत करनी है वो आपके SSO ID के माध्यम से करोगे। ठीक है, आप उसमें अपनी शिकायत लॉन्च करोगे। ठीक है, लॉन्च ग्रीवेंस। ठीक है, उसमें एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें आपको कुछ जानकारी देनी पड़ेगी। सबसे पहले शिकायतकर्ता का विवरण यानी शिकायत करने वाले का नाम यानी आपका नाम, शिकायत क्षेत्र का विवरण यानी किस क्षेत्र की शिकायत है, उसका क्या विवरण है, किससे संबंधित है, ये सारा डेटा आपको उसमें दर्ज करके आपको सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिक इसका एक ग्रीवियंस ID आएगा, यानी आपकी जो शिकायत संख्या आएगी जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको भेजी जाएगी और ये पोर्टल पे शिकायत दर्ज हो जाएगी। ठीक है, और फिर ये अपने क्रम में अपने अपने जो भी अधिकारी है संबंधित उनको जाएगी और सफलतापूर्वक 15 दिन में आपको इसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी। आप जब भी स्टेटस देखना चाहो तो आपके उस लॉगिन से SSO लॉगिन से आप उसका स्टेटस देख सकते हो कि आपकी कंप्लेन किस स्टेटस तक पहुँची। आप शिकायत समाधान होने के बाद उसका फीडबैक भी ले सकते हो कि आपकी जो शिकायत का निवारण हुआ है वो संतोषजनक है या नहीं है।
अगर संतोषजनक नहीं है तो आप इसमें फीडबैक में दे सकते हो और आपकी शिकायत को रीओपन भी करने का आप अनुरोध कर सकते हो उसी अधिकारी से। अगर आपको शिकायत संबंधी कोई दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, तो आप वो भी अपलोड कर सकते हो। ईपीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ईपीडीएस का पूरा नाम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खाद्यान्न की कमी से निपटने के लिए जरूरी बंदोबस्त किया गया है। जरूरतमंद नागरिकों को बीच सस्ती कीमतों पर अनाज वितरण के उद्देश्य के साथ यह योजना बनाई गई है। राजस्थान में नागरिकों की जानकारी के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का जो लिंक है वो है www.food.raj.nic.in के माध्यम से पोर्टल तक पहुंचा जा सकता है। इस पोर्टल में ये पोर्टल जो होता है वो फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके द्वारा आप देखते हो आम राशन की दुकानों पे आपको सस्ती दरों पे खाद्यान्न मिलता है। तो ये जो सस्ती दरें होती है राशन की दुकान में, उन्हीं को FSP यानी फेयर प्राइस शॉप बोलते हैं। राशन की दुकान को बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप, यानी आपको एक निर्धारित रीजनेबल दर पे आपको कोई भी अनाज वगैरह दिया जाता है। इसी में जैसे ना सामान्य कैटेगरी को दिया जाता है, उसके अलावा अति विशेष गरीब जो होते हैं, जिसको BPL बोलते हैं, उनके लिए भी अलग सुविधा होती है। ठीक है, BPL का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा के नीचे है, तो उनके लिए विशेष जैसे 2 रुपये किलो गेहूँ, चावल, इस टाइप की सुविधा होती है जो सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है। राशन की दुकानों में भी आपको जो राशन मिलता है या हर कैटेगरी मिलता है, तो उनका एक राशन कार्ड होता है जिसको हम परमिट भी बोलते हैं। तो राशन कार्ड के आधार पर बायोमेट्रिक सुविधा की गई, उसके आधार पर उनको जो भी निर्धारित मात्रा है उसी मात्रा में उनको अनाज मिलता है और उन्हीं के हिसाब से उनको प्राइस भी लगता है। जिसको चलिए अभी हम चालू करते हैं आज का जो असेसमेंट है, असेसमेंट 8वां नागरिक सेवाओं की जानकारी, उसके क्वेश्चन आंसर चालू करते हैं। उसी में से आपके टेस्ट में आएंगे। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन को लेते हैं। चलो प्रश्न लेते हैं। इसी यूनिट का पहला प्रश्न है, आधार कार्ड संख्या में कितने अंक शामिल होते हैं? तो जैसा आपको सामने आधार कार्ड दिखाया गया है कि 4 डिजिट में 3 बार अंक होते हैं, यानी कुल 12 अंक होते हैं। तो इसमें बी आंसर सही है, 12 अंक। आप कोई भी आधार कार्ड का नंबर देखोगे तो 4 डिजिट के 3 टुकड़े होते हैं, तो यानी 4 4 4 12 अंकों का होता है आधार कार्ड नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, SSO का पूर्ण नाम क्या है? तो जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं, SSO का पूरा नाम है सिंगल साइन ऑन, यानी सारी सुविधाएं एक ही खिड़की में मिलती है, एक बार ही आपको साइन इन करना पड़ता है, तो सिंगल साइन ऑन इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 3 है, EPDS प्रणाली के संदर्भ में FPS का क्या पूरा नाम है? FPS का मतलब होता है फेयर प्राइस शॉप। जैसा कि आपको सिखाया था कि जो राशन की दुकान होती है वो FPS के अंतर्गत आती है, EPDS प्रणाली के अंदर, जहाँ आपको खाद्यान्न जो है एक कम दर में मिलता है गरीब लोगों को वगैरह, तो वो फेयर प्राइस शॉप है, राशन की दुकान है ना। तो इसका आंसर होगा डी, फेयर प्राइस शॉप। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें से कौन सी सुविधा SSO लॉगिन में नहीं है, उपलब्ध नहीं है? तो देखिए हमने जैसे पढ़ा था SSO लॉगिन में कौन कौन सी सुविधा उपलब्ध है, तो हमने पढ़ी था कि बी ऑप्शन मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन, यानी एप्लीकेशन फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये होती है उसमें सर्विस। एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की सर्विस भी होती है रोजगार विभाग में पंजीकरण के लिए। ठीक है, और तीसरा जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल पेमेंट की सुविधा भी होती है, यानी लाइट के पानी के बिल भी भर सकते हो। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, यानी म्यूचुअल फंड निवेश संबंधी सुविधा इस पोर्टल में नहीं होती। म्यूचुअल फंड क्या होता है? शेयर मार्केट में कुछ अलग अलग फंड्स के माध्यम से निवेश करने को म्यूचुअल फंड बोलते हैं। मतलब अलग अलग कंपनियों के इसमें शेयर शामिल होते हैं, एक फंड बना होता है, उसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये सर्विस नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पामाशा रोजगार सृजन योजना यानी BRSY के तहत ऋण चुकता करने की अवधि क्या है? तो पामाशा के अंदर का ऋण मिलता है उसको 5 वर्ष में कोई भी व्यक्ति जो भी लोन लेता है वो चुका सकता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है कि इसकी ऋण चुकता अवधि 5 वर्ष है। 5 वर्ष में आप इसका लोन रीपेमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राज्य सरकार का कौन सा विभाग EPDS पोर्टल संचालित करता है? तो इसमें आंसर होगा बी, फूड एंड सिविल डिपार्टमेंट, यानी फूड एंड सिविल डिपार्टमेंट EPDS संचालित करता है पोर्टल। जैसा आपको बता रहे EPDS में क्या होता है, राशन की दुकानें होती है वो EPDS के अंदर होती है, जो सस्ती दरों पर राशन मुहैया कराती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, बेरोजगारों को पंजीकृत करने के लिए BRSY ऋण राशि के तहत दिए जाने वाले
ठीक है, कि ब्याज दर क्या है, तो इसकी ब्याज दर है 4%। जो गवर्नमेंट द्वारा लोन दिया जाता है इस योजना के, तो उसके 4% ब्याज दर वसूला जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम क्या है? तो बीपीएल का पूरा नाम है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा के नीचे जो होते हैं वो कहलाते हैं बीपीएल। और एक होता है एपीएल, अबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के ऊपर होते हैं उसको बोलते हैं एपीएल। तो इसमें आंसर बीपीएल का सही होगा, बी, बिलो पॉवर्टी लाइन। क्वेश्चन नंबर 9 है, ईपीडीएस के संदर्भ में एमएसपी क्या है? तो एमएसपी का पूरा नाम होता है मिनिमम सपोर्ट पोर्टल प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी का पूरा नाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एसएसओ सुविधा का मुख्य लाभ क्या है? तो जैसा कि हमने पढ़ा था, बेटर अकाउंटेबिलिटी, बेहतर जवाबदेही, सिंगल लॉगिन इंटरफेस और बेटर ट्रांसपेरेंसी, बेहद पारदर्शिता, यानी इसका ऑप्शन डी होगा ऑल द अबव। ये सारी सुविधाएं एसएसओ सुविधा में प्रमुख लाभ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भामाशाह योजना के संदर्भ में डीबीटी का पूरा लाभ ले सकते हैं। डीबीटी क्या होता है? डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी जो भी सरकारी योजना को पैसा आपको डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पहुंचता है बिना किसी बिचौलिए के, उसी सुविधा का डीबीटी कहते हैं, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लाभान्वित के खाते में सीधा ही सरकारी लाभ पहुंचे, उसको डीबीटी सर्विस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एसएसओ के माध्यम से नागरिक किन किन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, डिजिटल गवर्नमेंट सर्विसेज, कि इसमें नीचे वाली 3 सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकते, तो डिजिटल गवर्नमेंट सर्विस सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ईपीडीएस पोर्टल में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है? यानी जो food.raj.nic है, इसमें कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, भामाशाह की लिस्ट उपलब्ध नहीं है, बाकी तीनों है। राशन कार्ड का ट्रैक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो भामाशाह की सूची इसमें उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, सामान्य बीमारी के तहत BRSY के तहत बीमा राशि क्या है? तो इसमें उत्तर होगा 30,000 रुपये, 30,000, बी ऑप्शन सही है, 30,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 15, भामाशाह कार्ड हेतु पंजीकरण किस माध्यम से किया जा सकता है? तो इसमें भामाशाह की वेबसाइट से भी कर सकते हैं, और जो डी ऑप्शन है कियोस्क ई मित्र से भी कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए और डी दोनों सही है, ऑप्शन सी सही होगा, बोथ ई मित्र कियोस्क एंड भामाशाह वेबसाइट। तो दोनों इसमें जवाब सही है कि दोनों से आप इसकी पंजीकरण भामाशाह कार्ड का कर सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप ये दिए गए 15 क्वेश्चन को नोटबुक में नोट कर लेवे, जिसको 2-3 बार पढ़ लेवे, इस वीडियो को भी घुमा के देख लेवे। अगर आपको कोई समझ में नहीं आया दोबारा उसको देखिए, और उसके साथ ही एग्ज़ाम अगर आपको समझ नहीं आया तो पहले के वीडियो देख लेना, और इस वीडियो को और इस यूट्यूब चैनल साई गुरुकुल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको आगे वाले चैप्टर के आंसर की भी हम इसी यूट्यूब चैनल में देते रहेंगे। अगर आप सब्सक्राइब किए हुए होंगे तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आते रहेंगे। बेल बटन दबाइएगा जिससे आपको समय